इस अफसोसनाक घड़ी में उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। और इस पे ही कि हुकूमत सिंध मुकम्मल कोशिश करे कि जल्द अज जल्द जो है वो उनके लवाहिकीन के हवाले उनकी बॉडीज़ कर दी जाएं। आइडेंटिफिकेशन का अमल भी हॉस्पिटल में जारी है। डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं और डीएनए के ज़रिए ही उनकी बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन होगी। जो हुकूमत को शुरू में 86 लोगों की नंबर्स जो है मौसूल हुए कि जी 86 लोग जो हैं वो लापता हैं इस इंसिडेंट के बाद। उन 86 में से 2 अफराद जो हैं वो सही सलामत थे, वो हॉस्पिटल गए हुए थे। उनके पता चल गया कि जी जैसे ही हुआ तो वो मामूली से ज़ख्मी हुए तो हॉस्पिटल गए, तो उनकी जो है वो खैर खैरियत से अल्लाह का शुक्र है और वो वापस अपने घरों को रवाना हो गए हैं। बाकी जो है जो बॉडीज़ हैं उनकी तलाश का अमल जारी है और दिन रात जो है पूरी इंतज़ामिया जो है वो इस 1 पॉइंट एजेंडा पे काम कर रही है। और जिस तरह उसके बाद आपको पता है कि फौरी तौर पर चीफ़ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की और मीटिंग में जो उनकी एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं उनसे भी मुलाकात की। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मुलाकात की और ये यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मुश्किल की घड़ी में ना लवाहिकीन को अकेला छोड़ेगी, ना ही वो जो 1200 दुकानें थीं उसमें अभी हम किसी बहस में नहीं जा रहे कि जो उन 1200 में कितनी लीगल दुकानें थीं, कितनी जो है वो बाद में दुकानें बनाई गई। जिनका जो नुकसान हुआ है हुकूमत सिंध ने ये कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं और दोबारा से उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना हुकूमत सिंध अपनी ज़िम्मेदारी समझती है। इससे पहले माजी में जिस तरह के जितने भी अंदोनाक वाक़यात हुए हैं, अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, चाहे आशूरे के बाद जिस तरह पूरी मार्केट जलाई गई थी, उस पर आग लगाई गई थी, उसके भी जो लवाहिकीन थे या जो भी मुतासरीन थे उनको उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में भी थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के अहकामात पर वफाक की हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने मिलकर जो है वो उनके जो नुकसानात थे उसका अजाला किया। फिर टिम्बर मार्केट में आग लगी। जब टिम्बर मार्केट में आग लगी तब उस वक्त मैं मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ था, तो मेरे दफ्तर में मुझे याद है कि मरहूम सिराज कासिम तेली साहब और ज़ुबैर मोतीवाला साहब आए थे। उन्होंने कहा कि जी ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हालांकि उसमें भी कोई हुकूमत का कोई वो चीज़ नहीं थी क्योंकि टिम्बर मार्केट में सिर्फ लकड़ी थी और जिस तरह वहाँ आग लगी और आग जिस तरह फैली लकड़ी में आपको पता है किस तरह चीज़ें होती हैं, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान था। फिर उस वक्त मैंने फाइनेंस मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब और चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब, उन दोनों से बात की। उन्होंने कहा कि आप कमिटमेंट कर लो, हम उनका नुकसान पूरा करके देंगे। और फिर हमने एक मैकेनिज़्म बनाया। वो मैकेनिज़्म ये था कि हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कहा कि जी आप तखमीना लगाएं, हम किसी सरकारी ऑफिसर को या किसी और को इसमें शामिल नहीं करेंगे, आप खुद तखमीना लगाएं, हम सारे पैसे आपको देते हैं, फिर आप खुद ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन करें नेक नीति के साथ, दयानतदारी के साथ, और हमने सारा फैसला आप पे छोड़ा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उनके चेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी और सीएम हाउस में ही इसकी तकरीब हुई थी, तब कराची चैम्बर ने कहा जी ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, कुछ पैसे सिंध गवर्नमेंट के बच गए, वो हम आपको वापस कर रहे हैं। तो ये इतना नेक नीति के साथ ये अच्छा रिलेशन चला है। तो जिस तरह पहले भी किसी वाक़ये में हुकूमत पीछे नहीं हटी है, अब भी पीछे नहीं हटेगी। जिनके कीमती जानें गई हैं, किसी भी कीमती जान की कोई कीमत नहीं है, किसी भी इंसान की जान की कोई भी कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो कि गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस रही हैं उससे भी बढ़कर गवर्नमेंट ने कहा कि जी जहाँ जिन जिन की भी कीमती जानें गई हैं, ज़ाहिर है वो लोग अपनी फैमिली के काफ़ी लोग उसमें जो हैं वो कफ़ील भी थे, तो उनकी फैमिलीज़ को मैं इसका लफ्ज़ कंपनसेशन भी नहीं दूंगा क्योंकि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एनी लाइफ, तो इसलिए उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा कि जी 1-1 करोड़ रुपये उनके लवाहिकीन को दिए जाएंगे, जिसकी अगेन ये उसकी कोई जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं
सारी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हो रही हैं। इस वाक़े का सबसे ज़्यादा जो है वो सबको उसका दुख होगा, लेकिन हुकूमत सिंध हर हाल में बराबर की शरीक है कि जी हम चाहते हैं कि जी ऐसे वाक़े दोबारा ना हो। और एक हमारा फायर फाइटर जो था, जो कि आग बुझाने गया था, उसकी कीमती जान भी गई इसमें, उसको भी जाम शहादत मिली। उनकी फैमिली के भी जो है उस गम में हुकूमत सिंध बराबर की शरीक है। इसके बाद कुछ शोज़ में, कुछ जगहों पर कुछ बातें की गई, कुछ मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगा। ये कहा गया कि जी जो एक रिपोर्ट बनी थी, ऑडिट हुआ था, वो जनवरी 2024 को जो है वो हुकूमत के हवाले की गई थी, चीफ मिनिस्टर को भेजी गई थी। मैं वाज़े कर लूँ कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो एड्रेस की गई थी कमिश्नर कराची को, और वो की गई थी 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को जब रिपोर्ट कमिश्नर कराची के पास गई तो कमिश्नर ने जो है 2 जनवरी 2024 को तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर लिख दिए थे कि जी आप उसका ऑडिट करें। और उन तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं फिर उन्होंने अपना ऑडिट किया। फिर उस ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं वो हम सब उस पर जो सीएम साहब ने अभी जो एक जनरल इंक्वायरी की हुई है उसमें वो रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी। पता चलेगा कि जी कि क्या इस बिल्डिंग को भी नोटिस गया हुआ था या नहीं गया हुआ था। तो ये तासुर के जी चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं मिली। चीफ मिनिस्टर साहब 1 जनवरी 2024 को पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। केयर टेकर निज़ाम था, इलेक्शन हुए हैं फरवरी में, तो 1 जनवरी 2024 को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को भी नहीं भेजी गई थी कमिश्नर कराची को। वो सिर्फ कॉपी टू एड्रेस होती है। जिस तरह हर नोटिफिकेशन चाहे फेडरल गवर्नमेंट के भी होते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होता है, उसमें होता है कि कॉपी टू पीएस, और ये तो उसमें भी डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को नहीं गई थी वो कॉपी, चीफ मिनिस्टर के जो स्टाफ हैं उनको कॉपी दी गई थी जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। तो इस पर भी जो लोग उस बातें करते मैं उसकी भी क्लैरिटी दे दूँ। और लेकिन इसके बावजूद भी जो भी इंक्वायरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी को ये मैंडेट दिया है कि आप इम्पार्शियल इंक्वायरी करें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, और जो भी रिपोर्ट आएगी उस इंक्वायरी के बाद उस रिपोर्ट पर जो है वो हुकूमत एक्शन लेगी। उसमें सामने आएगा कि क्या ये वाक़या किस तरह पेश आया है, इसमें उसके वाक़े के बाद रेस्क्यू के अमल ने किस तरह काम किया। अगर कहीं पे कोई कोताही है तो उसको जो है हुकूमत उस पर ज़रूर एक्शन लेगी। और इस वाक़े में जो जो महरक़ात शामिल तफ्तीश होने चाहिए वो सारी चीज़ें की जाएगी। अभी हम किसी भी कंट्रोवर्सी में किसी भी हतमी चीज़ पे नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा मीडिया से ये सवाल आते हैं कि जी बताइए किस तरह हुआ, क्या हुआ। तो कोई भी चीज़ अगर अभी मैं कोई भी बयान दे दूं, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूं, या अगर आपके सवालों के आप सवाल भी पूछेंगे कोई ऐसे स्टेटमेंट दूंगा तो वो उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब तक कोई भी बात कहना कबल वक्त होगी। तो इसको भी मैं वाज़ेह कर लूँ। और हमने जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको संजीदगी से लेते हुए और नहायती संजीदगी से लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने पूरी फैक्ट्स फाइंडिंग ले ले। अब कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि यार अभी तक कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। भाई अभी रेस्क्यू का अमल चल रहा है, अभी वहाँ पे डेड बॉडीज़ वहाँ से निकाली जा रही हैं। जब तक आप डेड बॉडीज़ वहाँ से नहीं निकालेंगे और फिर आप जो है जब तक कंप्लीट इसको एवेक्यूएट नहीं करेंगे और जब तक मलबे को आप पूरी तरीके से आप नहीं क्लियर कर सकते, उससे पहले कोई भी चीज़ जो है ना वो कब्ल वक्त होगी। तो उसमें मैं समझता हूँ यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई, क्या इसके महरक़ात थे। लेकिन जल्दबाजी जो भी होगी वो फिर आई वॉश के लिए होगी। तो हम नहीं चाहते कोई चीज़ हम आई वॉश के लिए दें। जो चीज़ दें वो कॉन्क्रीट दें, उसके पीछे उसका सब्सटेंस हो, पता चले कि जी ये वाक़या क्या आया, पेश आया, किसका क्या क्या महरक़ात थे, और हर किस्म के एंगल पे तफ्तीश भी की जा रही है कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, किस तरह हुई।
इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वफ्द की चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और उसमें कि आइंदा के लिए लाहे अमल क्या है। तो इस सानियात से बचने के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कि उन्होंने कहा कि हम जितनी भी बाकी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ताजरों के एसोसिएशंस हैं उनको हम पाबंद करेंगे कि वो अब जो भी SOPs हैं उस पर अमल करें। फायर अलार्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के मौके पर कि फ़ायर अलार्म बजने चाहिए। अगर फ़ायर अलार्म बजता है तो वो क्यों होता है फ़ायर अलार्म? पूरी दुनिया में जिन बिल्डिंग्स में फ़ायर अलार्म होता है वो इसीलिए होता है कि अगर कोई फ़ायर अलार्म बजे तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ़ एग्ज़िट दें। फिर ये देखा जाएगा कि इन बिल्डिंग्स में क्या फ़ायर एग्ज़िट थे नहीं थे, आग बुझाने के आलात थे नहीं थे, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होंगी। लेकिन अब फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये मैंने कहा कि बहुत बड़ा सानिया है, फ्यूचर के लिए कि क्या इस तरह के स्टेप्स लिए जाएं तमाम बिल्डिंग्स में। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर लूँ कि और भी ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है, ये मैं कोई किसी डेटा के बुनियाद पे बात नहीं कर रहा। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 90% बिल्डिंगें इस तरह होंगी। मैं सिर्फ कराची की या सिंध के किसी शहर की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की होंगी। और मैं कहूँगा कि मीडिया जो है वो भले उसको असेस भी कर ले, पूरे पाकिस्तान में 90% इस तरह की बिल्डिंगें होंगी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं कि जिनमें ये फायर एग्ज़िट और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉटों पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, छोटे छोटे रकबे पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उस पर इस तरह के फायर एग्ज़िट और ये सारी चीज़ें शायद ना हों, जो मेरा एक अपनी असेसमेंट है। तो उस पर हम ये कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि बाकी सूबे भी इस तरह एक आई ओपनर सबके लिए है कि वो भी अपने इस चीज़ को देख लें कि हम अपने लिए तो कम अज़ कम हम लाजिम करते हैं कि जी इन ताजिर एसोसिएशनों के साथ कि हम ये निज़ाम लेकर आएँ, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। ये नहीं कि सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंगों पे ही आग लग सकती, रेजिडेंशियल बिल्डिंगों पे भी आग लगती हैं, लगती रही हैं। तो वो जो है उसको निज़ाम को ठीक किया जाए और वहाँ पे इस तरह के सारे आलात और एग्ज़िट, ये सारी चीज़ें जो SOPs हैं एमरजेंसी की, वो उसमें तमाम मौजूद हों। और जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, यस, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो नई बिल्डिंग्स दे रही है उनमें ये सारी SOPs बन रही हैं। तो जितने भी आप नए बिल्डिंग देखेंगे, नए होटल्स बनते हैं, सारी चीज़ें उनमें आपको नज़र आएंगे कि जो फायर के साइंस होते हैं फायर एग्ज़िट के हर फ्लोर पे कि जी, और आपको नज़र आएंगे बहुत सारी जगहों पे कि अगर आपने किसी एमरजेंसी में निकलना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लवाजमात मौजूद हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें नई बिल्डिंग में शामिल है, पुरानी में नहीं है, उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम अगेन मैं कहूँगा दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस सारी चीज़ों को जो है उसमें गवर्नमेंट का साथ देने की बात की और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि जब भी कोई कवानीन लाते हैं तो फिर उसका रेजिस्टेंस भी आता है। अनफॉर्चुनेटली फिर कुछ चंद लोग जो है फिर वो उस पर भी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है सियासत करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमने ट्रैफिक के कवानीन में हैवी फाइन्स की जब इम्पोज करने की कोशिश की, जिससे पूरे कराची, और आप सहाफ़ी दोस्त बैठे हैं, आपको पता है कि कराची में ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी उससे बेहतर हुआ है। तो उस पर भी चंद जमातों ने उस पर भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की कि ये बहुत हैवी है। भाई हमने कहा कि हम चाहते ही नहीं है कि जी कोई ₹1 का भी कोई फ़ाइन दे, जब कोई वायलेशन करेगा नहीं तो फ़ाइन भी नहीं देने होंगे। तो इस तरह की चीज़ों पे रेजिस्टेंस आता है। लेकिन इस बार भी इसलिए हमने बिज़नेस कम्युनिटी को साथ जोड़ा है कि जी आप हमारे साथ रहें, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी फिर ये बिज़नेस कम्युनिटी को कोई तंग किया जा रहा है या हम पे कोई लाजिम कोई चीज़ इम्पोज की जा रही है, या अगर कोई एसोसिएशन जो है वो ये ना लगाए और अगर उसको फिर सरकार उस मॉल को या उस चीज़ को सील करे तो फिर कोई जो है इस पर भी सियासत हो। इसके लिए हमने उसको चैम्बर को साथ रखा और हम चैम्बर के बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुजार हैं। एक और ऑप्शन पे हुकूमत कोशिश कर रही है और ये अंडर कंसिडरेशन है कि हम एक तो हम कॉम्पोजिशन, उसके साथ साथ हम उन दुकानदारों को बिला सूद जो है वो भी कोई स्कीम ले आएँ जिस पे उनको कर्जा दिया जाए बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, ताकि उन लोगों को मज़ीद अपने पैरों पे खड़े होने की लिए जो है उनको मदद मिले। जहाँ पे लोग तनकीद करते हैं फायर टेंडर, तो इसकी मैं इस पर एक बात बता दूं कि जो 1122 रेस्क्यू सर्विस है सिंध की, उसमें 2025 में, सिर्फ मैं 2025 की बात करूं, 1094 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए और उसमें से यही हमारी फायर टेंडर से जिन्होंने आग बुझाई है 1094 सिर्फ एक साल में जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इस साल 2026 में ही 84 फायर इंसिडेंट्स कराची में रिपोर्ट हुए। 2025 में 1094 इंसिडेंट हुए और
26 में 84 इंसिडेंट अभी तक, आज 22 जनवरी है, कराची में हो चुके हैं। और उन तमाम इंसिडेंट्स में यही हमारे रेस्क्यू 1122 का अमला, KMC का अमला, इन सब ने मिलकर जो है उन आगों को, उन कैटास्ट्रोफी को बचाया है। एक वाक़ये में जो चीज़ ये सूरत हाल आई है, इसीलिए ही इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है ताकि उसके मुहरकात सामने आए। तो हम एकदम जजमेंटल हो जाते हैं और एकदम जो है हम कहते हैं कि जी यार बिल्कुल हुकूमत खामोश बैठी हुई है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1100 और 1150 जो है, जो वाक़यात पिछले साल और इस साल हुए हैं, तो उसमें भी उन फायर टेंडर्स के उन लोगों ने जिस तरीके से प्रीएम्प्टिवली उन चीज़ों को कंट्रोल किया है, तो हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये नहीं है कि जी बिल्कुल हर चीज़ खुदा न खास्ता नाकारा है और हम उसको उस तरह की करें। इसके साथ जी मुझे एक और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं। हमने हालांकि बहुत तहम्मुल का हुकूमत ने मुजाहरा किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जवाबदेह हैं, हम एक एक चीज़ के जवाबदेह हैं। आवाम की जान व माल की हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग रहे। मैंने फिर कहा कि ये कीमती जान किसी की भी हो सकती थी। इस गुल प्लाज़ा में हर शख्स, हर किस्म का आदमी शॉपिंग्स के लिए जाता है, हर शख्स जाता है जो कराची में रहता है, या मतलब बाहर से भी लोग आके शॉपिंग के लिए गुल प्लाज़ा जाते थे। तो ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता था, ये वाक़या मेरे साथ भी हो सकता था, किसी और के साथ भी हो सकता था, कि मेरी फैमिली के साथ भी हो सकता था, किसी और की फैमिली के साथ भी हो सकता था। इस पे पॉलिटिक्स करना, इस पे वहाँ पे लोगों को पहुँचा के इंतशार करना, फिर जो है इसको भी कैश करना, फिर इस पे पेड कैंपेनें चलाना, फिर इस पे जो है जो कहते हैं कि सियासत, भाई आप तनकीद करें, आपको किसने मना किया? हर पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है कि वो आके तनकीद करे। ठीक है, आप अपने आप को अगर कोई शहर की जमात कहती है तो उसको पूरा इख्तियार है वो तनकीद करे, लेकिन तनकीद की आड़ में उनकी जो बातें ही दूसरी, कोई आके कह रहा है कि जी आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? मैं किसी और शहर का या मुल्क का हवाला नहीं दूंगा कि कहाँ कहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, उसको फिर हमारे दोस्त नेगेटिव लग जाते हैं। मैं किसी का मिसाल नहीं दूंगा। तो जहाँ पे भी होते हैं तो क्या वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं? मैंने कहा कि जी 1100 वाक़यात सिर्फ एक साल में हुए हैं, जिसको इसी हमारी मशीनरी ने उनको कंट्रोल किया है। तो क्या वहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं? तो ये लोग और वो लोग बात कर रहे हैं, ये तो एक इंसिडेंट है, ये तो एक अफसोसनाक वाक़या, एक इंसिडेंट है। किसी ने जानबूझ के, अभी मैं नहीं कह सकता कि किसी ने जानबूझ के किया या नहीं किया, उधर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। वो जमातें बात कर रही हैं जिन्होंने हाथ से, इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। साने आशूरे के बाद जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई, और ये मैं नहीं बोला, लगाई गई, ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी, एक JIT, जिसने कहा कि वहाँ पर आग लगाई गई। आग तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन उस आग लगाने के बाद उन लोगों को आपने, इसी कराची के लोगों का आपने कारोबार छीना, लेकिन उसको कंपनसेट फिर गवर्नमेंट ने किया बैठकर। आप आज बैठकर ऐसे मौके पे जब लोगों के अभी तक आंसू नहीं पहुंचे हैं, आज भी इस वक्त जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं अपने उन प्यारे लोगों की डेड बॉडीज़ के लिए। वहाँ पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। मतलब किस तरह के आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और आपकी अपनी सियासत क्या रही है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कोई सियासी बात करूं, लेकिन इस मौके पे अब आप मजबूर करें कि हम आपको जवाब दें, क्योंकि आप अगर नेशनल मीडिया पे बैठकर झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, आप बैठकर पीपल्स पार्टी पे संगीन इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि हम आपको जवाब ना दें? और मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपका जवाब आपकी ज़ुबान ही आज आपको दिखाऊंगा।
मैं खुद कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपका जवाब, आपकी इन बातों का जवाब आपकी ज़ुबान लोगों को दिखाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कमेंट्स बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बैठ के सियासत करूं। लेकिन जिस तरीके से आपने इल्ज़ामात लगाए हैं जिन चीज़ों के, आपकी अपनी ज़ुबान क्या रही है? मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में, और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। 12 मई को आपने अपनी बंदूकों से, अपने हथियारों से कीमती जानें ली, मासूम लोगों की जानें ली। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। आप बैठकर जो है वो हुकूमत सिंध पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इस वाक़े का मैंने कहा निहायत अफसोसनाक वाक़या है। हम सब अशकबार हैं, हम सब अफसूरदा हैं, हम सब गमज़दा हैं। और इस वाक़े का बेनिफिशरी कौन हो रहा है इस वक्त? आप उसमें उस बेनिफिशरी उसूलन इस तरह के सानियात का किसी को नहीं होना चाहिए। आप इसके पे पॉइंट स्कोरिंग के लिए पहुंच गए हो और बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात लगा रहे हो किसी पार्टी पर बैठकर। अब ये देखें कि ये साहब मेयर थे जब कराची के, और कोई हॉस्पिटल में पेशेंट गया तो उससे किस लहजे में बात कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं, और फिर बाद में बात सुनी किस तरीके से कोई कराची में आके दिखा दे और फिर अपने माजी के कायद, क्योंकि इस तरह के लोग कायद भी बदलते रहते हैं, तो माजी के कायद के लिए किस तरीके से ये तस्बीहें पढ़ रहे थे उनके नाम की, और फिर आज उनके क्या बात। खैर मैं फिर भी कहूँगा, मैं अपने मुंह से कोई इल्ज़ाम या कोई ऐसा बहुतान नहीं लगाऊंगा। हाँ, इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। वो ये चाहते हैं कि हम जो है इस वक्त ये सियासी बयानबाजियों में चले जाएं, और हम जो है इस वक्त जो मेन मुद्दा है तो वो लवाहिकीन जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ मजाक करें। इस तरीके की गुफ्तगू, इस तरीके के इल्ज़ामात, इस तरीके की चीज़ें, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ है उन मासूमों के साथ। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ़ पे पहुँचा हो? इन्होंने कितनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया, किसी और को फ़ोन करके बोला कि जी मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, कहीं पे कोई मदद चाहिए, कहीं पे कोई वॉलंटियरली कोई चीज़ चाहिए, या आके वहाँ पे किसी का कोई पुरसान हाल आके लें। ये साहब कहाँ गायब हैं ये? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा फोकस ये है कि ये एक निहायती एक संजीदा एक इशू है, निहायती अफसोसनाक अलमिया है। इस अलमिए में ठीक है, आपको सियासत करनी है बाद में कर लीजिएगा, ये इल्ज़ाम तराशी आपने करनी है बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अभी फोकस इस पर रखें। हम नहीं चाहते कि हम आपकी जो आप हमें जिस लाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं हम वो करें, और आपकी असलियत सबके सामने है। एमक्यूएम की असलियत को जब आपके कायद की जब हड़तालें होती थी और 100 आदमी स्कोर गिन गिन के आप मारते थे शहरों पे, सड़कों पे रोज़ाना, और जिस तरह आप बोरीबंद लाशें देखते, तब आपको इंसान की इंसानियत उसको याद नहीं आई थी। आप सिर्फ अपने चंद ओहदों के लिए अपने कायद के पास जी भाई करते थे। तब आपको उन लोगों का एहसास नहीं होता था कि रोज़ लोग किस तरह मरे। उस वक्त जब तक आपको 9/0 में फाइनली आप लोगों को जब मार के जब भगाया गया था, उससे पहले आपने कितनी दफ़ा इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी? जब लोग मासूम लोगों की जानें ली जा रही थी, आपने कितनी दफ़ा जो है वो कहा कि नहीं जी ये गलत कर रही है मेरी जमात। 12 मई पे आप खामोश क्यों थे? आप ये बल्दिया पे खामोश क्यों थे? इस तरह के सैकड़ों वाक़यात कराची में, हज़ारों लोगों की, मासूम लोगों की जानें गई, तब आपको इंसान की इंसानियत याद नहीं आई थी। आज आप बोलें कि कितनी लाशें उठाएंगे, और आप तो लाशें गिराने वाले थे। तो मैं आपके इस बहस में या काउंटर जो है वो इल्ज़ामात पे बिल्कुल कतन नहीं जाऊंगा। मेरा फोकस यही है कि सब हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले उन तमाम लवाहिकीन को उनकी जो प्यारे हैं, उनकी जो वो बॉडीज़ के लिए बैठे उनको वो हमें दिया जाए, और फिर इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद कोई भी शख्स इसमें अगर मुलव्वस पाया गया उसको कैफरे किरदार तक हुकूमत सिंध पहुँचाएगी। ये चंद गुजारिशात थी। ये भी कहा है कि बानी पीटीआई को गिराने के लिए हम इस्तेमाल बने थे, अब एक नई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हमने बानी को गिराया। ये वाक़या हो गया, आप लोगों ने हमें कराची में किन के हवाले कर दिया? देखिए जी, जब बानी पीटीआई के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, तो जहाँ तक मुझे याद है तो मुस्तफा कमाल एमएनए भी नहीं थे, शायद नहीं थे ना।
हाँ, तो ये खब पता नहीं हर चीज़ के, और वो एक आईनी एक चीज़ थी। और मैं कहूँ आज मैं सियासी गुफ्तगुओं को से मैं परहेज़ करूँगा, आज सियासी बातें मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये हमेशा इन्होंने ब्लैकमेलिंग की और उनकी आपस में इनकी लड़ाई, आपको पता है बहादुराबाद की और पीएसपी की आपसी लड़ाई है। बहादुराबाद और पीएसपी की आपसी लड़ाइयों में हमारा वास्ता नहीं। और मैं कहूँ अभी हमें कुछ सियासत, अगर चंद दिन हम सियासत से हटकर हम सिर्फ इस पे फोकस करें कि एक सानिया हुआ है, कीमती जाने गई हैं, और एक मिनट के लिए सोचें कि खुदा न खास्ता आप में से कोई एक लावाहिकीन है, आपको पता ही नहीं आपका कीमती इस वक्त जो है वो फैमिली मेम्बर किस हाल में किधर है, उसकी उनको बॉडी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या आग में जो है उस आग की शिद्दत की वजह से जो है वो शायद ना मिल सके, तो आप वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं और आप हमें किस जगह पे लेके जा रहे हैं। उसने जो कौमी असेंबली में बोला है कि ये 18वीं तरमीम पे जो उसने गुस्सा निकाला है उसको 18वीं तरमीम पे। देखिए लाशारी साहब, मैं आज भी नहीं चाहूँगा कि मैं सियासी बात करूँ। 18वीं तरमीम के लिए आईनी एक तरीके से 18वीं तरमीम आई थी। आज वो ख्वाजा आसिफ साहब ने चाहे बयान दिया हो या मुस्तफ़ा कमाल ने भी आज वही बयान दिया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस वाक़े के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं। इनका मकसद क्या है कि ये क्यों ये एक नई चीज़ें शुरू करना चाह रहे हैं। और 18वीं तरमीम पे जिसको ख़त्म करनी है, जिसको भी खात्मा करना है, उसके लिए असेंबली ख़त्म करेगी ना। मैं तो नहीं ख़त्म कर सकता, आप तो नहीं ख़त्म कर सकते। असेंबलियों में जाएँ, अपनी अक्सरियतें लेके आएँ, लेकिन टीवी पे ढंडोरा पीटने के लिए 18वीं तरमीम, अगर कोई हादसा हो जाए तो 18वीं तरमीम ले आओ। कल को चला 18वीं तरमीम 1 मिनट के लिए इन्होंने ख़त्म भी कर दी, कामयाबी हो गए, उसके बाद वाक़ क्या होगा, फिर क्या करेंगे ये, फिर बोले को नई तरमीम ले आओ। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं वो वर्ड हाश यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कम अकली की बात है जी। अच्छा सर, ये जितने इल्जाम लगते रहे बल्दिया पे, शॉर्ट जी शॉर्ट ही कर रहा हूँ, तो ये उनका ये कहना था, मुस्तफा कमाल ने रियासती इदारों पे भी सवाल उठाया है कि अब तक अगर ये सब वो जिम्मेदार हैं तो वो बाहर क्यों है, उनको अंदर क्यों नहीं किया गया। तो ये तमाम तर वाकयात के बाद ये रियासती इदारे देखें, फिर तो 12 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद आर्काइव में जाए, सारे चैनल बैठे हैं, मेरे सामने नज़र भी आ रहे हैं मुझे, आप निकालें कि 12 मई के बाद जो मुस्तफ़ा कमाल के बयान या थे टॉक शोज़ में, वो क्या थे। तो फिर अगर आप 12 मई को डिफेंड कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो फिर आपको कहाँ होना चाहिए वो भी बताएं कि भाई 12 मई को जो हुआ उसके बाद आपने जिस तरीके से आके इसको डिफेंड किया, और आपने जो मैं आपको शो दिखा रहा था वो 12 मई के बाद का ही शो है, वो जिस टीवी पे चल रहा था, उसमें आपने जो अपने मुखालफिन को जिस तरीके से आपने धमकियाँ दी और सारी चीज़ें की, और फिर आपकी जो गुफ्तगू जिसको आप डिफेंड करने वाले थे। तो जब कानून में क्या होता है, एक होता है जो क्राइम करता है, दूसरा उसका सपोर्टर होता है। जो सपोर्टर था उसका, वो 12 मई में तो ये भी थे। इस तरीके से हम भी इनसे पूछ सकते हैं कि जब 18 अक्टूबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कराची आई, तब आप मेयर थे और आपने शारा फैसल की लाइटें क्यों बंद की, किसके कहने पे बंद की। तो हम अब इस बात पे नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जी वो हमें ड्रैग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल एलिगेशंस पे। हम कहते हैं कि जी इस वक्त फोकस करें सिर्फ और सिर्फ इन मिस्किन लोगों के लिए। जी दो बात किसी शहर में कोई एक्सीडेंट होता है तो सुबह तकसीम की बात नहीं होती। हालांकि बच्चा अगर गटर में गिरे तब सिंपल तकसीम करो, ट्रैफिक जाम हो, पानी की शार्टेज हो, अगर कोई डंपर एक्सीडेंट करता है, इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि लाहौर में हो, पेशावर में हो, कोई क्या हो, वहाँ कोई ये नहीं होता है कि पंजाब में तकसीम करो, बलोचिस्तान को करो, ट्रैफिक को करो, हर इशू पे ट्रैफिक जाम तकसीम के लिए कहा जाता है कि तकसीम करो। देखिए जी, मैं एक बात बता दूं, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची की आबादी अगर सही गिनी जाए तो 3 करोड़ प्लस है, और कराची को आप ये ट्रीट ना करें, किसी और शहर के साथ कंपैरिजन ना करें।